तो आज का थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो थर्ड चैप्टर हमारा किस पे है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। चलिए बात करते हैं इस पे। यू हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन इन चैप्टर 2। आप लोगों ने ये पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। चैप्टर 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने सारी चीज़ें व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बाद से फर्टिलाइजेशन को देख लिया, क्लीवेज को देख लिया, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को देख लिया। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले चैप्टर में देख के आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई दिस टर्म्स? हम इस टर्म्स के बारे में क्या जानते हैं? द टर्म सिंपली रिफर टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शंस। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म की बात करें तो इस टर्म के बारे में हम क्या जानते हैं? तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा, हेल्थ दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है, मतलब ये है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्थी है। The term simply refers to healthy reproductive organ with normal function। इस टर्म्स का सिंपल मीनिंग यही है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? हेल्थी हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे की लाइन में हम बात करते हैं। However, it has a broader perspectives and include the emotional and social aspect of the reproduction also। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, तो आप उससे यही बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही हुआ कि हम क्या है? रिप्रोडक्टिव रूप से क्या है कि स्वस्थ हैं। लेकिन इसका क्या होता है? एक ब्रॉडर मीनिंग होता है। इसके अलावा भी इसका क्या होता है? एक व्यापक अर्थ है, जिसमें क्या हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तो हेल्थी होने चाहिए, साथ में आप भावात्मक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या है? स्वस्थ हैं। तो इसको आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन माना जाता है। अब आगे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या कहता है? ये एक डिफिनेशन भी देता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये हुआ कि टोटल वेलबींग हो, पूरी तरह से अच्छा हो। क्या हो? रिप्रोडक्शन, एक व्यक्ति के रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, जैसे फिजिकली भी वो फिट हो, साथ में क्या हो? भावात्मक रूप से भी फिट हो, और साथ में व्यवहारिक रूप से भी, साथ में क्या हो? सामाजिक रूप से भी। अगर आदमी केवल रिप्रोडक्टिव रूप में ही फिट है, जैसे कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्थी हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, और साथ में वो क्या है कि मान लीजिए आपका इमोशनली ही सही नहीं है, वो इमोशनली किसी से अटैच ही नहीं होता है, मतलब कि इमोशनल रूप से बहुत बेकार है, व्यवहारिक रूप से भी बहुत बेकार है, सामाजिक रूप से भी बहुत बेकार है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो व्यक्ति एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन नहीं माना जाएगा। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductive healthy। इस कारण एक सोसाइटी में जो फिजिकली और फंक्शनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ क्या होने चाहिए? भावात्मक और व्यवहारिक रूप से भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी माना जाता है। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट? लेट अस एग्जामिन देम। ये क्यों जरूरी है मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और क्या मेथड्स हैं जिससे हम लोग एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हो सकते हैं या एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को दे सकते हैं? तो आइए इसको हम लोग जांचते हैं, इसका एग्जामिन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। India was among the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal। देखिए पूरे विश्व में
हमारा भारत वो पहला देश है जिसने क्या किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक्शन प्लान्स और साथ में कार्यक्रम को क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया है, जिससे कि क्या हो कि एक सामाजिक जो स्वास्थ्य वाला वातावरण है वो पूरे देश में तैयार हो। अब आगे बताएगा इसके बारे में। दिस प्रोग्राम called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade। देखिए भारत जो है ना वो विश्व में पहला ऐसा कंट्री है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए क्या किया कि एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम को लागू किया। और इसका क्या किया गया था, इसको परिवार नियोजन के नाम से 1951 में चालू किया गया था, जिसको क्या किया गया है कि पिछले दशकों में इस पे अचीवमेंट हुई हैं, इसको पाने में कामयाबी हुई है और इसमें बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। अब आगे पढ़ेंगे। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग, ये जो इम्प्रूव प्रोग्राम है वो क्या क्या कवर करता है, इसको अब हम लोग बात करेंगे। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्टिव related area are currently in operating under the popular name reproductive and child health care program। और ये जो फैमिली प्लानिंग्स है इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है आज के समय में इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, या करेंटली क्या है इस नाम से वो गवर्न किया जाता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट और बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। देखिए जो फैमिली प्रोग्रामिंग था, जो मतलब परिवार नियोजन था, वो 1951 में शुरू किया गया और समय समय में उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। इस समय जो है करंटली जो ये गवर्न किया जा रहा है इस प्रोग्राम को, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलाता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए, और साथ में क्या करता है, फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किस लिए, एक हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए। ये इस जो संस्था है, ये प्रोग्राम जो है, ये कार्यक्रम जो है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि वो क्या करता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। साथ में ये क्या करता है, सहायता भी करता है, और क्या करता है, इसका मुख्य काम ये है कि ये एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को बनाए। अब इसके लिए क्या क्या काम किए गए हैं उसके बारे में अब NCERT बताएगा। ये एक कार्यक्रम है जो कि व्यापक रूप से चलाया जा रहा है पूरे भारत में, 1951 से ही चलाया जा रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंटल एजेंसियां भी लगी हुई हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसियां भी लगे हुए हैं। बुक्स में भी क्या हुए हैं कि आजकल के बुक में क्या है कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ऑडियो वीडियो भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो सके, लोग आप सेक्स को लेके क्या हो सके, जागरूक हो सकें और क्या पा सकें, एक बढ़िया रिप्रोडक्टिव हेल्थ पा सकें। With the help of audio, visual and the printed media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspect। अब देखिए ऑडियो, विजुअल और प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं, क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए, किनको, लोगों को, किसके लिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए। पेरेंट, अदर क्लोज रिलेटिव्स। अब देखिए ये प्रोग्राम जो है RCH, इसमें कितने लोग शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, किताबें भी शामिल हैं। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। पेरेंट, अदर क्लोजली रिलेटेड टीचर्स एंड फ्रेंड आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, इन्होंने क्या की हैं कि जागरूकता फैलाई है, किससे, ऑडियो विजुअल से, प्रिंटेड मीडिया से, और साथ में पेरेंट्स और दूसरे क्लोज रिलेटिव जैसे कि टीचर्स हुए, फ्रेंड्स हुए, इनका भी मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है, किसमें, इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को पहुंचाने में। इंट्रोडक्शन टू सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। अब देखिए स्कूल के टीचर ने कैसे ये काम किया है, स्वास्थ्य मतलब कि परिवार नियोजन को, RCH प्रोग्राम को चलाने में कैसे योगदान किया है, या स्कूलों ने कैसे योगदान किया है। तो क्या किया गया है, सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल में। ये क्या करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, क्या, राइट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके बच्चों से, जिससे क्या हो कि उनके अंदर जो मिथ्य भावना है सेक्स को लेके और जो मिसकंसेप्शन है सेक्स से रिलेटेड, उसको दूर किया जा सके। अब ये कैसे दूर किया जाएगा,
प्रॉपर इंफॉर्मेशन देके और कैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। अब देखिए क्या किया गया है, हम लोग आरसीएफ के थ्रू या लोगों के थ्रू कैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर बताया गया है। उसके बाद से किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में कौन कौन से चेंजेज आते हैं, और साथ में ये फैमिली परिवार नियोजन के थ्रू और क्या किया गया है, हाइजेनिक सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे किया जाए इसके बारे में भी बताया गया है, जिससे कि क्या हुआ है कि हम लोग अपने भारत में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पाने में सफल हुए हैं। और साथ में क्या किया गया है कि इसके बारे में जागरूक किया गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, एड्स के बारे में। इसने क्या किया है, इसने लोगों को, किस ग्रुप के लोगों को, एडोलेसेंट ग्रुप, किशोरावस्था ग्रुप के लोगों को क्या किया है कि ये जागरूक करके ये बताया है कि वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, इतनी जानकारी तो आप लोग स्कूल में ले लिए, तो समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए। देखिए और कैसे अचीव किया गया है गवर्नमेंट एजेंसियों द्वारा और नॉन गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा आरसीएफ प्रोग्राम को चलाने में। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दस इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट available birth control option, care of pregnant mother, post-nasal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired side। इसके साथ में लोगों को शिक्षित करना, किन लोगों को शिक्षित किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। देखिए कपल्स को, वो कपल जो कि शादीशुदा के अवस्था में आ गए हैं, अब शादी हो जाता है तो इन लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे ये बर्थ के कंट्रोल को ऑप्शन को अपनाएं। साथ में प्रेग्नेंट मदर्स और जच्चा बच्चा की देखभाल कैसे करें, इस एजेंसी ने इस तरह से जागरूकता फैलाया हुआ है। और साथ में इसने क्या बताया हुआ है, इस फैमिली प्रोग्रामिंग के तहत बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या यूज है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए मेल और फीमेल चाइल्ड को। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि लड़के जब होती थी तो उनको मार दिया जाता था। जब ये प्रोग्राम चलाया गया, समय समय के साथ इसमें सुधार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया स्कूल से लेकर लोगों तक, तो इससे क्या हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है मेल और फीमेल चाइल्ड को। और इस तरह से क्या होता है, और साथ में ये भी जागरूक किया जाता है कि अपने छोटी फैमिली रखें, डिजायर के हिसाब से ही क्या करें, फैमिली को रखें। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, socially evils like sex abuse and sex-related crime, etc., need to be created to enable people to think and taken up necessary steps to prevent them and thereby building up a socially responsible and healthy society। साथ में देखिए पहले के ज़माने में क्या हुआ था, सेक्स एब्यूज बहुत ज़्यादा था और साथ में सेक्स से रिलेटेड क्राइम भी बहुत होते थे। तो ये जब प्रोग्राम चलाया गया, इस प्रोग्राम के माध्यम से अनकंट्रोल पॉपुलेशन, पहले तो पॉपुलेशन पे क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, साथ में सेक्स एब्यूज जो है उस पर भी कंट्रोल किया गया और सेक्स से रिलेटेड जो भी क्राइम्स थे उसको भी कंट्रोल किया गया। कैसे कंट्रोल किया गया, लोगों को इस बारे में जागरूक करके, और वो जागरूक किया गया तो उन लोगों ने क्या किया, सोचा इसके बारे में और नेसेसरी स्टेप, जरूरी कदम उठाया प्रिवेंट करने के लिए एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्थी सोसाइटी को बनाने में। अब देखिए इस प्रोग्राम्स के क्या क्या मतलब कि इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। देखिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए कि हम लोग को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो हो वो अच्छी हो, साथ में क्या हो कि दो डॉक्टर हैं और माता को जो सपोर्ट देना है वो भी क्या हो, अच्छे हों, डॉक्टर जो हो एक्सपर्टाइज हो और मैटरनल सपोर्ट जो है वो फुली रूप से मिल सके। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstruation problem, infertility, etc. अब देखिए अगर हम वेरियस जो भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड हैं, एक्शन प्लान जो है जैसे कि फैमिली परिवार नियोजन है, इसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, डॉक्टर जो है वो क्या हो, एक्सपर्टाइज हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जानकार हो, और साथ में क्या हो वो मैटरनल सपोर्ट दे सकें। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमारे समाज में क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि जो मेडिकल असिस्टेंट हो है उसको जल्दी से प्रोवाइड किया जाए, अच्छी हो, जिसकी सुविधा क्या हो अच्छी हो। अब इसके साथ में अब केयर जो है वो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका अच्छे से किया जा सके, डिलीवरी अच्छी हो सके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे क्या है
कंट्रोल किया जा सके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो अच्छे हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो इन सबको कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ में कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन के बारे में भी क्या होगा, अच्छी जानकारी है, एक्सपर्टाइज है, तो वो सारी चीज़ों को बता देंगे, जिससे कि क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। साथ में अनयूजुअल सेक्सुअल प्रैक्टिस से भी व्यक्ति बचेगा। और साथ में अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास डॉक्टर अच्छे हुए हैं तो उसको भी दूर करेंगे। साथ में अगर कोई पर्सन इनफर्टिलिटी है, तो अगर हमारे पास एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को दूर करेंगे। Implementation of better technique and new strategy from time to time also required to provide more efficient care and assistance to people। इसके साथ में बेटर टेक्निक और नई स्ट्रेटजी जो है समय समय पे इसकी भी ज़रूरत है, किसके लिए, अच्छे केयर के लिए और लोगों को सहायता देने के लिए। अब देखिए आगे आप जैसे गर्भ की जांच जो किया जाता है उसके बारे में एनसीईआरटी अब बताएगा। स्टैट्यूटरी बैन ऑन amniocentesis for sex determination to legally check incriminants of female foeticide, massive child elimination etc. are सब प्रोग्राम that merit mention in this connection। देखिए इस बात में हम, इस कड़ी में हम ये बात कहना चाहेंगे कि संवैधानिक जो बैन है एमिनोसेंटिस पे होना चाहिए। एमिनोसेंटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो फोइटस है, मतलब कि जो गर्भ बढ़ रहा है, उसके फ्लूइड को ले लिया जाता है और उससे क्या होता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है। इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, एकदम बैन करना चाहिए। अब देखिए इन चीज़ों को करने से नुकसान क्या है, इन चीज़ों को करने से नुकसान ये है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब कि जो गर्भ है, उसको भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ ही जो बच्चे की, जो अंदर बच्चा पल रहा है, जिसको क्या है, जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन मतलब कि रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। तो इन सभी बारे में कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जो कि इसको बैन करते हैं। इन एमिनोसेंटिस some of the amniotic fluid of the developing fetus taken to analyze the fetal cell and dissolved substance। एमिनोसेंटिसिस में क्या किया जाता है, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को मतलब कि गर्भ के अंदर जो फ्लूइड है उसको लिया जाता है जो कि गर्भ बढ़ रहा है उसमें से, और फीटल के सेल को एनालाइज किया जाता है और उसमें जो सब्सटेंस डिजॉल्व है उसको एनालाइज किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, ये डॉक्टर के द्वारा तो अच्छे काम के लिए किया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फोइटस। देखिए जब गर्भ धारण होता है तो जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें से कुछ फ्लूइड ले लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। उस फ्लूइड से क्या होता है कि ये भी जानकारी होती है कि लड़का है कि लड़की है। तो हमारे देश में तो गर्भ की जांच एकदम बैन है, लेकिन डॉक्टर उसको करते हैं। क्यों करते हैं, ये पता न लगाने के लिए कि बच्चा जो है उसके अंदर तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। साथ में उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से पता लगाए जाते हैं इससे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम को, हीमोफीलिया को, सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है, इन सबों को पता लगाया जाता है। और अगर ये क्यूरेबल होते हैं, मतलब कि अगर इलाज लायक होते हैं तो उसी समय इलाज कर लिया जाता है, जिससे कि क्या हो, जो हमारा गर्भ हो वो अच्छे से मतलब कि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस पे क्या है, हमारे देश में एकदम संवैधानिक बैन है, संवैधानिक इस पे बैन है। अब आगे हम पढ़ेंगे Research on various reproduction related area are encouraged and supported by governmental and non-governmental agency to find out new method and to improve upon the existing ones। Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by the scientist of Drug Research Institute Lucknow in India। इसके बारे में, इसके साथ ही देखिए इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वेरियस रिसर्च जो हैं उसको भी प्रोत्साहित किया जाता है गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा ओरल पिल सहेली के बारे में, जो कि क्या है, एक गर्भ निरोधक है, जिसको कहाँ डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CDRI इन लखनऊ में एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ रिलेटेड है, और इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सहेली पिल को बनाया है, सहेली नाम की एक दवा को बनाया है जो कि एक गर्भ निरोधक है, जिसको खाने से क्या होगा, बच्चा नहीं होगा। अब आगे हम बात करेंगे
Better awareness about sex-related matter, increased number of medically assisted delivery, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate. अगर हम इन सभी कामों को करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, लोगों को सेक्स से संबंधित मैटर के बारे में जागरूक करते हैं और साथ में मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे असिस्टेंट डिलीवरी भी देते हैं और साथ में जो जच्चा बच्चा है उनको क्या करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं। एक बार और सुनिए, क्या करते हैं कि हम लोग सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बारे में जागरूकता फैलाते हैं, साथ में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो जच्चा बच्चा है उनके जो मृत्यु दर है उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। Increased number of couple with a small family, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facility for all sex-related problem, etc. all indicative reproductive health of the society। अब देखिए क्या करना है कि बेटर मेडिकल प्रोवाइड करना, जच्चा बच्चा की जांच करना, साथ में ये डिटेक्ट करना कि सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज कौन है और उनका इलाज करना और मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ये एक सूचक है कि हम एक प्रजनित स्वास्थ्य से रिलेटेड समाज को पाने में सक्षम है। तो पिछली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हमारे गवर्नमेंटल एजेंसीज ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, सबने मिलकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यानी प्रजनन स्वास्थ्य को पाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के लेक्चर में आज के इस लाइव क्लास में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स। However, increased health faculty along with better living condition had an explosive impact on the growth of population। हाँ, हम लोगों ने पिछले शताब्दी में सभी क्षेत्र में मतलब कि चौमुखी विकास किया है। किसमें विकास किया है? जीवन स्तर को सुधारने में, लोगों को जीवन स्तर को सुधारने में हमने पिछले शताब्दी में बहुत बड़ी प्रगति की है। इसके अलावा जबकि इंक्रीज हेल्थ फैकल्टी अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशन हैज़ एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जो हमने अपने लाइफ स्टाइल में या अपने रहन सहन में या अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इससे क्या हुआ है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छे कंडीशन में आई हैं और उसका एक व्यापक महाविस्फोटक प्रभाव पड़ा है। किस पे? हमारे जनसंख्या के वृद्धि पे। अब आगे बात करेंगे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2,000 million in 1900 rocketed to about 6 billion by the 2000 and 7.2 billion in 2011। जो हमारे विश्व की जनसंख्या जो थी वो 2 अरब थी। कब? 2000 मिलियन कब थी? 19th सेंचुरी में। ये 6 बिलियन हो गई है कब? 2000 ईयर में, मतलब कि दूसरी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। और 2011 तक ये जनसंख्या जो है वो बढ़ के हो गई है 7.2 अरब। अब देखिए, आज अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो ये कितनी है? लगभग 2 अरब है। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन India too, our population which was approximately 350 million at the time of our independence reached close to the billion mark by the 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011। ऐसा ही परिणाम, ऐसा ही ट्रेंड हमारे इंडिया में भी देखने को मिला है, हमारे भारत में भी देखने को मिला है। आज़ादी के समय जो ये देखिए ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है, जिससे कि क्या हुआ है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है और इस कारण क्या हुआ है कि मृत्यु दर ये और नवजात मृत्यु दर दोनों कम हुए हैं। इसी के कारण क्या हुआ है, देखिए जो इंडिया था जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे भारत की पॉपुलेशन थी वो लगभग 35 करोड़ थी। इस समय लगभग 2011 में जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 1.2 बिलियन मतलब 1 अरब 200 करोड़ थी। 1 अरब 200 करोड़ थी, 2 करोड़ थी। अब देखिए इस समय जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 2 अरब तो हो ही गई है। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट मैटरनल, अब ये कैसे अचीव हुआ है इसको भी देखते हैं। ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट as well as increase in the number of people in reproducible age are probably reason for this। जैसे जैसे हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई तो इससे क्या हुआ कि हमारे पॉपुलेशन में ग्रोथ तो होना ही था। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर थी वो भी कम हो गई, माताओं के मरने की जो दर थी वो भी कम हो गई और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से क्या हुआ कि जो नवजात थे उनकी भी मृत्यु दर
कम हो गई। इससे क्या हुआ कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज के पीपल थे, जो कि मेच्योर एज के पीपल थे, उनकी क्या हुई, संख्या बढ़ गई। थ्रू और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो वी कुड नॉट ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। देखिए कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हम जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोक पाए हैं। ये जो जनसंख्या की वृद्धि भी है वो अभी भी हाशिए पे है। अब देखिए आगे इस पे हम बात करेंगे। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। देखिए 2011 की जनसंख्या के आधार पे हमारी जो अब तक की पॉपुलेशन है वो 2% प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। तो सोचिए इसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of the even the basic requirement, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in this area. Therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। ये प्रति वर्ष जो है 2% की दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। कितना भयावह है। अगर इसी दर से बढ़ती रही तो हम लोग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें भी क्या होगी, कमी आ जाएगी। जैसे कि फूड है उसमें भी कमी आ जाएगी, शेल्टर रहने के लिए जो जगह है घर की कमी होने लगेगी, कपड़े के लिए कमी होने लगेगी। जबकि हम क्या करते रहेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स में आगे बढ़ते रहेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करते रहेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर कंट्रोल नहीं होगा अगर हम अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे। इस कारण गवर्नमेंट ने ये सब जो चीज़ें थी, इस कारण क्या हुआ, देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेकन अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब इस आधार पे इस तरह से जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट को भी कुछ मेजर्स उठाने पड़े या उठाने चाहिए। कुछ साल पहले तो गवर्नमेंट ने ये मेजर उठाए ही थे, लेकिन और उठाने चाहिए। देखिए अब हम आगे बात करेंगे। The most important step to overcome this problem is to motivate a smaller family by using various contraceptive method। अब देखिए हम लोग को ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। जो छोटे फैमिली हैं उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करके उनको ये बताना चाहिए कि वो गर्भ निरोधक उपायों को अपनाएं। You might have been advertised in the you might have seen advertisement in the media as well as poster will etc showing a happy couple with two children with a slogan हम दो हमारे दो, we two और two। आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में या पोस्टर्स या बिल में, जिसमें आप देखते हैं कि दो माता पिता के साथ, एक माता पिता के साथ दो ही बच्चे होते हैं और उस पोस्टर पे लिखा रहता है या उस एडवर्टाइजमेंट पे लिखा रहता है हम दो हमारे दो। ये तो देखा होगा आप सभी लोगों ने। मैनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वुमन हैव बीन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉन स्टैच्यूरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर एंड दैट ऑफ मेल टू 21 year and incentive given to couple with the small family are two of the other measures taken tackle these problems। तो देखिए गवर्नमेंट ने हमारे कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया या किया जा, मतलब कि ये समय जो था वो 1970 से लेके 2000 या 2015 तक का ही था। उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड को, गर्भ निरोधक का प्रचार किया, गर्भ निरोधक दवाओं को निकाला और बहुत सारे क्या किए, लॉ को अमेंड किया, मतलब कि नियम कानून लाया। उसमें से सबसे ज़्यादा ये जो प्रभावी साबित हुआ था वो एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि माता पिता के साथ सिर्फ दो ही बच्चे हैं। और साथ में जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या था, संवैधानिक बैन। किस पे? पहले क्या होता था कि बाल विवाह हो जाया करते थे, लड़की 16 साल की है, लड़का 15 साल का या 17-18 साल का है, उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि कैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया, संवैधानिक बैन लगाया। और क्या किया कि लड़कियों के शादी की उम्र 18 साल और लड़कों के शादी की उम्र 21 साल कर दी। नहीं तो सोचिए कि आज हमारी जनसंख्या कहाँ तक बढ़ी होती। तो चलिए आगे बात करते हैं। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancies। आइए कुछ गर्भ निरोधक दवाओं की बात करते हैं या कुछ गर्भ निरोधक उपायों की बात करते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। एक जो
गर्भ निरोधक है या जो गर्भ को न ठहरने दे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or least side effect. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the users. एक बढ़िया कंट्रासेप्टिव जो है वो कैसा होना चाहिए, यूज़ करने में फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और साथ में उसका प्रभाव होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि अगर हम कोई भी गर्भ निरोधक यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत कम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक अच्छा गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए, तो देखिए एक जो अच्छा गर्भ निरोधक है वो हमारे सेक्सुअल ड्राइव को, डिजायर को और सेक्सुअल एक्ट जो है यूजर्स के उसको भी कम ना करता हो। अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लोग इसको छोड़ भी देते हैं क्योंकि इस एनसीईआरटी बुक में बहुत खुल के लिखा हुआ है इस वाले में। तो चलिए, A wider range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following category, namely natural, traditional, barriers, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants, and surgical methods. ये देखिए, ये तभी से मैं कंट्रासेप्टिव की बात कर रहा हूँ, गर्भ निरोधक की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया जाएगा। ये जो गर्भ निरोधक हैं या कंट्रासेप्टिव हैं वो हो सकते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल, पारंपरिक और प्राकृतिक, बैरियर्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं, आईयूडीएस हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो सकती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने कहा था कि सहेली जो ओरल पिल है उसको किसने बनाया था, तो इसका आंसर आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो वो जानते होंगे। तो चलिए, उसके साथ ये और भी कंट्रासेप्टिव जो मेथड है वो क्या है, इंजेक्टेबल्स हैं, उसके बाद से इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड है। ये सभी क्या है, कॉमन मेथड है, कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे और यहीं से जो चीज़ें हो जाती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड की बात करेंगे, फिर बैरियर मेथड की बात करेंगे, फिर आईयूडीएस की बात करेंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करेंगे, इंजेक्टेबल्स की बात करेंगे, इम्प्लांट्स की और सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं। अब नेचुरल मेथड जो होता है वो कैसे वर्क करता है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्टिव का वो इस सिद्धांत पे वर्क करता है कि ओवम और स्पर्म के मीटिंग को ही रोक दिया जाए, मतलब इंसेमिनेशन को ही रोक दिया जाए। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम day 10 to 17 of the menstruation cycle when ovulation could be accepted, as the chance of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. देखिए, ये नेचुरल मेथड में सबसे जो प्रभावी तरीका है वो पीरियोडिक एब्स्टेंस का है, मतलब कि एक समय में क्या करना कि मना करना, रुक जाना। तो देखिए, जो 10 से 70 डेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होता है, उस दिन में क्या करते हैं जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं कि कोइटस अगर बच्चा नहीं चाहते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान क्या करते हैं, पीरियड में नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बन जाते हैं। क्यों आखिर इस पीरियड में करते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 to 17 डेज जो होता है वो क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच वन इज द फर्टाइल पीरियड, तो आपको आंसर देना है 10 to 17 डेज। अब चलिए आगे बात करते हैं। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। इस कारण इस दौरान अगर हम लोग इंटरकोर्स के प्रोसेस को रोकते हैं तो उससे क्या होता है, जो कंसेप्शन है, गर्भ के रुकने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। विड्रॉल और कोइटस interrupts is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. विड्रा और कोइटस इंटरप्ट्स जो है वो भी एक नेचुरल मेथड है, जिसका होता है कि पेनिस को वेजाइना में विड्रा करने से स्पर्म को रोक लिया जाता है। एक और नेचुरल मेथड जो है वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया का अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका अर्थ होता है कि मेंस्ट्रुएशन न होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का न होना। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chance of conception are almost nil. ये देखिए,
ये भी आम एक प्राकृतिक मेथड है जो कि क्या है, लैक्टेशनल मेनोरिया। इसमें क्या होता है कि जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नहीं होता। इस कारण जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता तो जो ओवुलेशन होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि 14 डे से 12 डे से 14 डे के बीच में होता है, जब एलएच सर्ज पे होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स जो होता है सर्ज पे होता है, जिसको हम लोग एलएच सर्ज कहते हैं, उसी समय क्या होता है, 14 डे पे ओवुलेशन होता है। तो जब ओवुलेशन होता ही नहीं है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा ही नहीं, तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो जितनी देर तक अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इस दौरान जो कंसेप्शन है, मतलब कि गर्भ धारण की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। और इस प्रकार से ये एक प्राकृतिक विधि है किससे बचने के लिए, कंसेप्शन से। आगे बढ़ते हैं। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition। ये मेथड जो है वो केवल 6 महीने तक ही काम करता है, प्रेगनेंसी के बाद से 6 महीने तक ही काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। As no medicine or devices are used in this method, side effects are almost nil। Chance of failure of this method are also high। चूँकि इसमें हम लोग किसी भी मेडिसिन और डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो साइड इफेक्ट है नेचुरल मेथड में वो तो एकदम कम है। साथ में फेलर का जो चांस है कि हाँ हम इन मेथड को यूज़ कर रहे हैं इससे कंसेप्शन ना हो, ये भी एक मिथ है, हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड में केवल एग्जाम्पल से एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैरियर मेथड। तो इसका एग्जाम्पल्स कॉन्डोम्स, डायफ्रैगम, सेरेब्राइकल कैप्स एंड वाल्स, ये सभी क्या हैं, बैरियर मेथड के एग्जाम्पल हैं। इस चीज को याद रखिएगा। In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both males and females। बैरियर मेथड में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है बैरियर लगा के, जिससे वो क्या हो कि ओवम से मीट ही नहीं कर पाए, मिले ही नहीं। ये जो मेथड है हमारे सोसाइटी में मेल्स और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है। कॉन्डोम जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके यूज़ के बारे में आप सभी जानते ही हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस यूज़ से, कॉन्डोम के यूज़ से क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एड्स जो हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो कॉन्डोम्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इजीली अवेलेबल हैं और साथ में ये डिस्पोजल भी हैं। Diaphragm, cervicals, caps and valves are also barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। देखिए डायाफ्रैगम जो है, सर्विकल कैप्स जो है, वाल्व जो है, ये भी एक बैरियर मेथड है, जिसमें क्या होते हैं कि ये एक प्रकार का डिवाइसेस होता है जो कि रबर से बना होता है, जिसको क्या किया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर्विक्स जो पार्ट होता है वहां पे इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, कोइटस न हो। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं कि स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, इस तरह से कंट्रासेप्शन जो है वो पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाता है। दे आर रीयूजेबल। और इन बैरियर मेथड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्या है कि फिर से यूज किए जाते हैं। अब देखिए इनके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम लोग, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्टाइज हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं। होता है कि जो बैरियर मेथड है उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। स्पर्मिcidal creams, jellies and foam are usually used along with this barrier to increase their contraceptive efficiency। अगर हम बैरियर मेथड्स जैसे कि डायाफ्रैगम है, सर्विकल कैप्स है और वाल्व्स है, इनमें अगर हम क्या करते हैं, स्पर्मिcidal क्रीम्स लगाते हैं, जेलीस लगाते हैं और फोम्स लगाते हैं, तो इनकी कंट्रासेप्टिव जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices। दूसरा जो पॉपुलर मेथड है वो है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में IUDs बोलते हैं। These devices are inserted by the doctor, experts, nurses in the uterus through the vagina। इस डिवाइसेस को क्या किया जाता है, डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ये क्या क्या है, दिस इंट्रायूटराइन, एक मिनट के लिए, दिस इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिएटेड IUDs। एग्जाम्पल लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs, CUT, CU7, मल्टी लोडेड
375 and the hormonal releasing iodous प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको क्या किया जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और इन डिवाइसेस को इम्प्लांट करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब इसको इम्प्लांट कर लिया जाता है तो इससे हम लोग को फिर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं वो दो टाइप के हैं। एक कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है CU7 मल्टीलोड 375, और दूसरा जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का टाइप है वो जो है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। इस नेम को आप याद रखिएगा। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। Intrauterine devices increase phagocytosis of sperm within the uterus, and the copper ion release suppress sperm motility and the fertilization capacity of the sperm। ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, जो यूट्राइन बॉल है उसके सेल्स में फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। फेगोसाइटोसिस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इम्यूनाइजेशन की एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करते हैं, सेल जो होते हैं बाहरी एलिमेंट को खा जाते हैं, एक तरह से समझिए। ठीक है, उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं या उनका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो ये जो यूट्राइन डिवाइसेस हैं जिसमें कॉपर होता है, उसमें क्या होता है कि आयंस रिलीज होते हैं कॉपर के, वो क्या करते हैं, स्पर्म के मोटिलिटी को ही सप्रेस कर देते हैं। और जब स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाएगी तो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी भी खत्म, और इसके साथ जो स्पर्म है वो क्या होगा, इसके साथ जो प्रेगनेंसी है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडियस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इन एडिशन मेक द यूट्रिन सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। इसके साथ ही हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो क्या करती है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए ही क्या करती है, सुटेबल नहीं रहने देती है। और साथ में ये जो हार्मोनल रिलेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है ये क्या करती है, सर्विक्स को स्पर्म का ही शत्रु बना देती है। IUDs are ideally contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted method of the contraception in India। जो देखिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए जो कि डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी में या स्पेस देना चाहती हैं बच्चों में। ये मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है जो कि कंट्रासेप्शन के रूप में यूज़ किया जाता है इंडिया में। कंट्रासेप्शन का मतलब यह है कि गर्भ न धारण करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और भी जो बैरियर मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। देखिए दवा के रूप में प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन वाली दवाएं जो हैं वो भी एक अलग मेथड है, किसको रोकने के लिए, गर्भ निरोधक के लिए। देखिए दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। चूँकि ये जो मेथड्स हैं जिसमें हम हार्मोन्स को ही ले रहे हैं जो कि क्या करें कि आपका प्रेगनेंसी ही न होने दें, ये क्या होते हैं, पिल्स के रूप में आसानी से लिए जा सकते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 28 डे स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पिल्स हैं वो डेली लिए जाते हैं प्रत्येक 21 के दिनों पे, जो कि कब से शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद से। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। देखिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि जो पिल्स है वो 21 दिन पे लिया जाता है। ये कब से शुरू किया जाता है, जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है उसके 7वें दिन से गिन लिया जाता है। और ये महिलाएं तब तक करती रहती हैं, इस पिल का यूज़ तब तक कर सकती हैं जब तक वो बच्चा नहीं चाहती हैं। अब हम आगे बात करेंगे। दे इनहिबिट ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm। अब ये जब पिल्स लिए जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस को ही प्रिवेंट कर देते हैं। सर्वाइकल में जो म्यूकस है वो क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है स्पर्म के एंट्री को। ठीक है, जिससे कि जो देखिए इससे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि ये जो पिल्स लेते हैं तो इससे ओवुलेशन नहीं होता, और साथ में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन के बाल पे चिपकता नहीं है।
और क्या कर देते हैं, ये सर्विकल म्यूकस जो है, सर्विकल्स में जो म्यूकस हैं उनके क्वालिटी को ही गिरा देते हैं, जिससे कि क्या हो, स्पर्म तैर के ओवम के पास पहुंचे ही नहीं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशंस। देखिए पिल्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं और साथ में इनका साइड इफेक्ट भी है वो बहुत कम है और ये अच्छी तरह से एक्सेप्ट किए जाते हैं फीमेल के द्वारा, मतलब कि फीमेल के द्वारा बहुत इनका यूज़ किया जाता है। सहेली जो है वो न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए, जो कि क्या होता है, जिसमें नॉन स्टेरॉइड होता है। इट्स ए वन विथ पिल्स विच विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज। ये जो सहेली है उसको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है और इसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत कम है और इसमें हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। गर्भ धारण करने देने की क्षमता इस पिल्स में, सहेली में अधिक होती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आज हम इसको थोड़ा ज़्यादा ही खत्म करेंगे। प्रोजेस्टेरोन along or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progestagens or progestogen estrogen combination or IUDs within the 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. अब देखिए प्रोजेस्टेरोन्स और क्या किया जाता है, को एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है, तो ये भी एक कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज किया हो सकता है। इसको कैसे लिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में या तो स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, मतलब ये वैसे ही काम करता है जैसे कि गोली काम कर रही थी और इसका इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए कि अगर हम 72 घंटे के अंदर चाहते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी ना हो, तो वहाँ पे ये क्या प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन जो हार्मोन का कॉम्बिनेशन है, इसका इंजेक्शन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये अक्सर इमरजेंसी केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम अगले कंट्रासेप्टिव मेथड की बात करने लगे हैं, जो कि है सर्जिकल मेथड। Surgical method also called sterilization are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Such intervention block gamete transport and thereby prevent contraception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy, underline this point, and in the female is called tuberculotomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tuberculotomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdominal or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, सुपर 30 नहीं, ये मूवी का क्या नाम है, एक मूवी था जिसको मैं देख रहा था। उसमें क्या था कि वो जैसे कि साक्षी तोमर और उनके ऊपर ही ये मूवी बना हुआ है, जिसमें कि दिखाया गया है कि आपके नसबंदी के बारे में। तो ये सर्जिकल मेथड ही वही है, नसबंदी है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर मेल में किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसोकोटोमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि स्क्रोटम या वेस्ट डिफरेंसेस को कट कर दिया जाता है या एक पार्ट को निकाल दिया जाता है। अगर हम ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो करते हैं, अगर मेल में करते हैं तो इसको हम लोग वेसोकोटोमी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और फीमेल में अगर हम इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं तो इसको हम लोग ट्यूबोकोटोमी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है ट्यूबोकोटोमी में कि फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट को या तो काट के निकाल दिया जाता है या इसको छोटे से इंसिजन से बांध दिया जाता है, मतलब कि रस्सी से बांध दिया जाता है। ये मेथड जो होते हैं वो इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आगे बात करेंगे। इट नीड टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड आर एंड इट यूज शुड बी ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद द qualified medical professional. One must also remember that the contraceptive are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception, pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space due to personal reason. इस बात को यहाँ पे मैं NCERT जो है वो जोर देना चाह रहा है
कि इस कंट्रासेप्टिव, जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं उनका यूज़ बहुत दिमाग से करना चाहिए, या मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं उनके सलाह से ही करना चाहिए। एक व्यक्ति को और एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो है कंट्रासेप्टिव का इनका रेगुलर रिक्वायरमेंट और मेंटेनेंस करना चाहिए। ये जो हैं वो नेचुरल रूप में यूज होना चाहिए, कि मतलब कि अगर हम नेचुरल कंट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं वो काफ़ी क्या है कि इफेक्टेबल है। एक व्यक्ति को इस बात के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इस कंट्रासेप्टिव का यूज करें। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अंडर कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, irregular menstruation, bleeding, or even breast cancer through not very significant should not be totally ignored। देखिए मैंने कहा ना कि इस कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज बहुत होशियारी से करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसने क्या किया है कि प्रिवेंट तो किया है आपके बर्थ कंट्रोल को, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे कि कंट्रासेप्टिव के अधिक यूज से क्या होता है, नौसिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं। इस कारण इस चीज़ को, इस हानिकारक इफेक्ट को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अगर हम लोग क्या करें कि स्वेच्छा से अगर प्रेगनेंसी से पहले ही क्या कर दिया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया जाता है, मेडिकल की हेल्प से क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या मोस्ट टेक्निकल टर्म बायोलॉजी के टर्म में हम लोग इसको एमटीपी बोलते हैं। तो कभी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आप लोग बेसिकली नर्सिंग की नीट की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड एबॉर्शन टर्म नहीं आएगा, वहाँ आएगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका आंसर क्या होगा, इनवॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे ही करके आएगा क्वेश्चन। तो चलिए, ऑडियो विजुअल सही है, एक और लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। देखिए कि पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन जो MTPs हैं वो प्रति वर्ष परफॉर्म की जाती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से, जो कि क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी से, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके नंबर का 1/5 हिस्सा है। तो बहुत सारे इमोशनल, जैसे कि भावात्मक, एथिकल, नैतिक, रिलीजियस, धार्मिक और सामाजिक इशू जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ये प्रश्न उठने लगा कि क्या इसको संवैधानिक कर दिया जाए। तो बहुत सारे देशों ने क्या किया हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन को लीगलाइज किया हुआ है। हमारे भारत ने भी लीगलाइज किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में। चलिए, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal female foeticide which are reported to be high in India। हमारे भारत ने क्या किया कि 1971 में 1971 में इसको संवैधानिक रूप से लीगलाइज कर दिया, लेकिन इसके साथ भी कुछ बैन भी लगाए, बहुत कड़े नियम लगाए कि जिससे क्या हो कि इनडिस्क्रिमिनेशन हो सके, न हो सके, जैसे कि मतभेद न हो, कि अगर क्या है कि फोइटस के अंदर, गर्भ के अंदर अगर फीमेल है तो उसका एबॉर्शन हो जाए। इस चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत सारे कड़े नियम लगाए जिससे कि क्या हो कि इनडिस्क्रिमिनेट एबॉर्शन न हो। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे वाई एमटीपी। ये एमटीपी क्यों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आखिर क्यों? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और वेव्स। MTPs are also essential in certain cases where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। देखिए ये प्रेगनेंसी क्यों, तो इसका जाहिर सा एक ही आंसर है कि अनवांटेड
इंटरकोर्स से क्या हो कि प्रेगनेंसी न हो, उससे बचने के लिए। अब ये एमटीपी जो है वो क्या है, एसेंशियल भी है, जरूरी भी है कुछ केसेस में, जहाँ पे जो कंटिन्यूएशन है प्रेगनेंसी का वो क्या है, हार्मफुल है, या क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है बच्चे के लिए या माता के लिए। अगर ये क्या हो, घातक हो, तो वहां पे क्या करना है, हम लोग एबॉर्शन करा सकते हैं। अब देखिए कब होना चाहिए एबॉर्शन, ये भी एक प्रश्न उठता है कि कब एबॉर्शन किया जाए, किस मंथ में अगर एबॉर्शन हो तो वो सेफ है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are more riskier. One disturbing trend observed that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. देखिए ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर इसको किया जाए मेडिकल असिस्टेड के मतलब कि मेडिकल के सहायता से, तो ये अगर पहले 12 वीक में, कहने का मतलब कि पहले ट्राइमेस्टर में अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन दूसरे ट्राइमेस्टर में अगर इसको करना है, मतलब कि दूसरे तिमाही में, मतलब कि 3 महीना से ज़्यादा हो गया, तो उस समय क्या चाहिए कि उस समय ये जो एबॉर्शन कराना है उसमें डॉक्टर का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गंवार लोगों के पास चले जाते हैं और वहाँ पे एबॉर्शन का प्रक्रिया कराते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। आगे बात करेंगे। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अब देखिए ये एबॉर्शन का दूसरा मिसयूज ये है कि इसके जरिए क्या किया जाता है, मान लीजिए कि पहले अगर कोई जाता है जिसको एबॉर्शन कराना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक कराएगा। जब चेक कराएगा तो क्या होगा कि उसके फोइटस की जांच भी हो जाएगी, तो उस समय ये पता चल जाएगा कि आपका फोइटस में मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। और पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, आज से 10 साल 15 साल 20 साल ले लीजिए, या अभी भी कुछ रूरल एरिया में ले लीजिए, यहाँ क्या होता है कि अगर क्या हो कि फोइटस में अगर आपकी फीमेल्स हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए इसका खतरा ये भी है एबॉर्शन का कि इससे क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का खतरा होता है, कि पता लगाया जाता है कि घर में लड़का है या लड़की। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP, that is totally against what is legal. Such practice should be avoided because they are dangerous both for the young mother and fetus. Effective counseling on the need to be avoid unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facility, could reverse the mentioned unhealthy trends. अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर फीमेल है तो उसको अवॉइड कर दिया जाता है, जो कि एकदम लीगली सही है भी नहीं। अगर सरकार को तो क्या होगा कि बहुत सजा मिल जाएगी इसके लिए। देखिए इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, एबॉर्शन की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माता के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। या एबॉर्शन जब कराना है तो क्या करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जिससे क्या हो कि इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फर्क न पड़े। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कराया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं या नर्सिंग एस्पायरेंट्स हैं तो इसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो किनारे लिखा हुआ है तो इसको मैं एक बार पढ़ के पूरा डिटेल बताऊंगा। देखिए भारत में क्या हुआ कि 1971 में एबॉर्शन को क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया गया। देखिए जैसे कि कोई अनुच्छेद जोड़ा जाए, जैसे कि अगर हम लोग को क्या करना है कि किसी चीज़ को लीगलाइज करना है, संवैधानिक बनाना है, तो उसमें क्या होता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। उस समय क्या किया जाता है कि कोई आर्टिकल जोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो तो कर दिया गया, लेकिन उसका समय समय पर संशोधन होता है, जिसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर क्या हो कि जैसे राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल नंबर 16, जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 19 है, अगर क्या किया जाए उसका संशोधन किया जाए इस समय, तो वो क्या कहलाएगा, अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ कि 1971 वाले को क्या कर दिया गया, फिर से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड एक्ट 2000 एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intent of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। तो देखिए क्या किया गया कि इस लीगल जो बनाया गया था एक्ट को, इसको क्या किया गया 2017 में संशोधन किया गया, और संशोधन करके क्या किया गया कि कम किया गया इन घटनाओं को, किन घटनाओं को, एबॉर्शन के, जिससे क्या हो रहा था कि माता की मृत्यु हो जा रही थी या बहुत ज़्यादा खतरा था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा था, तो 2017 याद रखना होगा आप लोगों को, ये याद रखिएगा एक मिनट के लिए।
ये याद रखिएगा, मैं जैसे क्वेश्चन पूछेगा द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड एक्ट कब, मतलब कि विच ईयर हेल्ड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के द्वारा, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये एक्ट कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए इस अमेंडमेंट के अनुसार क्या है कि अगर हम पहले 12 वीक में, 12th वीक में अगर प्रेगनेंसी कराना चाहते हैं, अबॉर्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक डॉक्टर की, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, मतलब कि वो फिजिशियन होना चाहिए, उसके साथ क्या हो कि रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अगर अब आगे क्या करता है, मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या होनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, वहाँ उनसे लिखवाना होगा कि हाँ कराने जा रहे हैं, तो अगर डॉक्टर लिखेंगे कि हाँ सही है जाइए आप करा लीजिए, तो उस समय अबॉर्शन हो सकता है। अब आगे क्या करता है, इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक बट फीवर देन 22 वीक्स, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर must be of the opinion formed in the good faith that the required ground existed, the ground for such termination of। देखिए अगर क्या हो कि 24 महीने बीत गए हो, मतलब कि दूसरी तिमाही आ गई हो, तो उस समय क्या चाहिए, एक ही नहीं चाहिए, 2 डॉक्टर से आप लोगों को सलाह लेना पड़ेगा, या जिनको क्या कराना है, अबॉर्शन कराना है, उनको पूरी तरह से सलाह लेना पड़ेगा। प्रेगनेंसी या continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of pregnant woman or grave injury physical or mental health, or there is sustainable risk that of the child were born it would suffer from such physical or mental abnormality as to be seriously handicapped। चलिए बात करते हैं। देखिए अगर इस दौरान 12th वीक में 12 मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट जो वुमन है उसको फिजिकल इंजरी हो सकती है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ ही जो लड़का है कोइटस में पल रहा है उसका भी फिजिकल और मेंटल डैमेज हो सकता है, ठीक है, तो या वो हैंडीकेपेड पैदा हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब आ रही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में बात करेंगे। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेरिनल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। देखिए ऐसे इन्फेक्शन या डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलते हैं, इसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में गोनेरिया है, सिफिलिस है, जेनेटल हर्पिस है, क्लेमाइडियासिस है, जेनेटल वार्ट है, ट्राइकोमोनेसिस है, हेपेटाइटिस बी है, और एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर some of the common STIs. Among these, HIV is the most dangerous and discussed in detail in chapter 7. देखिए ऐसा डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या हो कि ट्रांसमिटेड हो, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन HIV, जो कि क्या है, कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो आप लोग को याद रहेगा गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वार्ट, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये सभी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। Some of this infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection, needle, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too। इसमें से कुछ डिजीज जो हैं वो कंटेजियस हैं, मतलब कि इन्फेक्शन मतलब कि वो फैलते हैं। इनमें से कौन से हैं, हेपेटाइटिस बी और HIV। एक बात और याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो हेपेटाइटिस बी है वो नॉन क्यूरेबल है, इसका इलाज नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो हेपेटाइटिस बी है और HIV जो है वो फैलता कैसे है,
इंजेक्शन के शेयरिंग से, नीडल इंजेक्शन के शेयरिंग से, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका शेयर किया जा रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट में यूज करके उसको शेयर किया जा रहा है अगर, तो उससे क्या होता है, फैलता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से और इन्फेक्टर मदर से फोइटस में। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा करता था। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो देखो कितना छुपा के ये लाइन दिया है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। ऐसे ही लाइन दिया रहता है और हम लोग को पता भी नहीं चल पता है। हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जैसे कि जेनिटल हर्पियस हैं और HIV इन्फेक्शन जो हैं और दूसरे जो बीमारियां हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं अगर उनका पहले पता लगता है और उनको बढ़िया से ट्रीट कर दिया जाता है प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा। इनमें से इस डिजीज की जो शुरुआती जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि जो जेनिटल रीजन है उसमें क्या होती है, खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, कुछ पेन होता है या स्वेलिंग होती है। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि जो फीमेल होती है उसमें जो ये लक्षण है वो एसिम्प्टोमिक होता है, मतलब कि वो लक्षण दिखते नहीं हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फीमेल्स में ये बीमारियां बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाती हैं। Absence or less significant symptom in the early stage of infection and social stigma attached to the STIs deter the infected person from going from timely detection and proper treatment। अब देखिए HIV ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेके हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मिथ्या है। इसके कारण क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हॉस्पिटल जा ही नहीं पाता या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता, जिसके कारण क्या होती है ये जो डिजीज है और सीवियर हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बने रहिएगा लास्ट तक। अब आगे बात करते हैं। This could lead to complication later which include pelvic inflammatory disease, PIDS, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। देखिए अब मिथ्या के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉक्टर के सलाह लेने या इलाज कराने नहीं जा पाते। इसके कारण क्या होता है कि ये डिजीज जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ये जटिल हो जाता है। जैसे क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन जो होता है वो सूज जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसका एबॉर्शन हो जाता है या तुरंत ही बर्थ हो जाता है। इकोटोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। इकोटोपिक प्रेगनेंसी जो है वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जानिए कि इकोटोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्राइन वॉल है। अब क्या होता है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो आता है वो यूट्राइन के बाल पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और यही क्या होता है कि जो बेबी है वो ग्रोथ करता है। लेकिन इकोटोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है, इस प्रोसेस को यहाँ से जाइगोट आके यूट्राइन के वाल के पास चिपकने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन नॉर्मल केस में तो यूट्रस के वाल पे होता है, मतलब यूट्राइन के वाल पे होता है। लेकिन इकोटोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोमियर बने हैं या ब्लास्टोसिस्ट बने हैं, ये फैलोपियन ट्यूब के वाल से ही क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस टाइप की प्रेगनेंसी को इकोटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो इसके कंपाइलेशन है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसकी जटिलता से क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, इकोटोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है। कभी कभी कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। STIs are major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these disease are given prime consideration under the reproductive health care program। ये देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस कारण क्या होना चाहिए, इनका जल्दी से पता लगना चाहिए और इन डिजीज को प्राथमिकता देनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत कि इनका जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, निपटारा किया जाए, इनको सही किया जाए। अब आगे बढ़ेंगे, आज ही इसको खत्म करना है।
So all persons are vulnerable to these infections. Their incidence are reported to vary high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you are also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. One could be free of this infection by the following simple principle given below. देखिए, चूंकि इसमें जो इन्फेक्शन है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो 15 से 24 ईयर्स में होता है, जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भले से इसका पूरा क्योर नहीं है लेकिन इससे बचाव संभव है। एक व्यक्ति इससे फ्री हो सकता है कुछ नियमों का पालन करके। वो कौन कौन से नियम हैं जानिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रोज़ इसी समय आता हूँ, मन करे तो कर जान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए सेक्स को अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर से। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग द कोइटस। क्या क्या बचाव के तरीके हैं? क्या कीजिए? कंडोम का यूज कीजिए इंटरकोर्स के समय में। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ इन्फेक्शन। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए और क्या करे कि उसकी जांच कराए। तो कैसे कैसे किया जा सकता है? मल्टीपल पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करके, यूज कंडोम ड्यूरिंग द कोइटस, एंड थर्ड वन इज टेक ए कंसल्ट विद द क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये 3 कंडीशन है जिससे कि क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Infertility. A discussion on the reproductive health is incomplete without a mention of the infertility. एक सूचना मैं देना चाहूँगा, कल से जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स आप लोग मेरे चैनल पे देखिएगा कि क्या जेनेटिक्स होगा। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कल ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं सीख रहा था कि कैसे ऑनलाइन आया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो कल देखा जाएगा, तो उसके बारे में जेनेटिक्स पढ़ा जाएगा कल। A large number of couples all over the world, include India, are infertile. They are unable to produce children in spite of देखिए, ये सारे चैप्टर में हम लोगों ने तो सब कुछ डिस्कशन कर लिया, लेकिन इनफर्टिलिटी के डिस्कशन के बिना ये चैप्टर जो है वो अधूरा रह जाता है। पूरे विश्व में, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, बहुत लोग जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। इनफर्टाइल हैं, क्यों इनफर्टाइल हैं? अनप्रोटेक्टेड कोइटस को तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनेबल हैं चिल्ड्रंस को पैदा करने के लिए। इसके क्या क्या रीजन हैं, क्या क्या टेक्निक है, इससे कैसे सुधारा जा सकता है, इसका क्या क्योर है, वो अगले स्लाइड में दिया हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी: फिजिकल, कंजेंटियल, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। देखिए, इसका जो रीजन होता है इनफर्टिलिटी का वो बहुत सारा होता है। पहले तो शारीरिक ही होता है, कंजेंशियल होता है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो या कोई ड्रगिस्ट हो, या इम्यूनोलॉजिकल हो, जैसे कि इम्यूनिटी कमजोर हो। और साथ में एक सबसे बड़ा कारण आजकल के ज़माने में जो है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल। तो मेरा जहाँ तक विचार है, ये चीज़ें आने वाले एग्जाम में अगर आप नर्सिंग या नीट की तैयारी करते हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि क्या रीजन है कि इनफर्टिलिटी है। तो ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। मैं हर एक चैप्टर में बताता भी चलता हूँ कि कहाँ अंडरलाइन करना है, क्या करना है, उनको बस अंडरलाइन कीजिएगा मेरे कहने पे और उसको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कीजिएगा। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर्स। लेकिन भारत क्या है, भारत में ऐसा मतलब है, कहना नहीं चाहते हैं कि ऐसा है कि हमेशा फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, पतोहिए की वजह से नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, मेल पार्टनर जो है वो भी क्या है, इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आजकल के केस में तो वही रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक एक्सेट्रा कुल हेल्प इन डायग्नोस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रंस। देखिए, अगर क्या हो कि कोई अनफर्टाइल है, ठीक है, जैसे कि उससे बच्चा नहीं हो रहा है, तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, IVF सेंटर की बात कर रहा है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो हैं वो क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक मतलब कि IVF तो नहीं, यहाँ छोड़ेंगे एक बार के लिए, IVF के लिए सॉरी। जैसे कि जो लोग क्या करते हैं, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं या सेक्स गाइनोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके पास अगर हम जाते हैं
तो ये क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, मतलब कि रोग का पता लगाते हैं और करेक्टिंग ट्रीटमेंट करते हैं इस डिसऑर्डर का, इनफर्टिलिटी का। और इससे क्या होता है, चिल्ड्रंस जो होता है माता पिता को मिल जाता है, माता पिता खुश। हाउएवर where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through a certain special technique commonly known as assisted reproductive technology। लेकिन जहाँ इन छोटे डॉक्टरों से या छोटे क्लिनिक से क्या हो कि फायदा न हो, वहाँ स्पेशल टेक्निक का सहारा लिया जाता है जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, ART। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ART जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हैं वो हर साल आते हैं। देखिए ART जो है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, बायो के साथ अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। मतलब कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, हाँ तो बायो का टेक्नोलॉजी है तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। अब ये ART जो होता है इन विट्रो होता है और दूसरा इन विवो होता है। तो देखिए इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो का मतलब ये हुआ बाहरा, ठीक है, कि मतलब कि बाहर, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स और क्या है कि जू को कंसीडर कीजिए आप। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होते हैं कि जो कंजर्वेशन के लिए प्रिजर्व होते हैं एनिमल्स, वो बाहर ही छोड़ दिए जाते हैं और उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक जिसमें कि क्या हो कि बॉडी से बाहर क्या किया जाता है कि मेल मतलब कि चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, मतलब कि लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे टर्म्स को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। और दूसरा ये कि बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट कर दिया गया या मान लीजिए कि सीमन का ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसे टेक्निक को हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो का मतलब समझिएगा बॉडी से बाहर, इन विवो का मतलब समझिएगा बॉडी के अंदर। तो चलिए देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में IVF में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। तो पहला है एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, और क्या है, बस यहाँ तक जानिए। चलिए ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके इनको पढ़ेंगे। IVF fertilization outside the body in almost similar condition is that in the body। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन है बॉडी से बाहर, जो कि ऐसा कंडीशन डेवलप कर दिया जाता है जिसमें कि क्या हो कि बॉडी के जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन सच मेथड। इसमें एक जो विधि है वो क्या है, एम्ब्रियो के ट्रांसफर की, कि मान लीजिए कि क्या किया जाए कि किसी फीमेल में जो है एम्ब्रियो ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ क्या किया जाए, ब्लास्टोसिस्ट को, मतलब कि 8 स्टेज ऑफ द जाइगोट को ही क्या किया जाए, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब कि एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर कर दिया जाए, ब्लास्टोसिस्ट को ही ट्रांसफर कर दिया जाए और उसका इम्प्लांटेशन करा दिया जाए यूट्रस पे, ठीक है। तो पहला जो है एम्ब्रियो का अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये अचीव किया जा सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। आगे क्या है, इन दिस मेथड पॉपुलर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। वही मैंने बताया, अब इसको थोड़ा NCERT अलग से बता रहा है। इस मेथड को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जो ओवा है, मतलब कि वाइफ या डोनर मान लीजिए कि फीमेल से लिया जाता है और स्पर्म जो है वो मेल से लिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, जाइगोट बना दिया जाता है लेबोरेटरी में, दोनों का फ्यूजन करा दिया जाएगा और वो जाइगोट बन जाएगा, और उसको कलेक्ट करके क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी में यूट्राइन में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ 8 blastomere could be transferred into the fallopian tube, zygote intra-fallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomere into the uterus, IUTS, intrauterine transfer to complete its further development। दो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, एक है जाइगोट इंट्रा-फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिप्ट बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो जाइगोट बना लेबोरेटरी के अंदर, मतलब कि वो 8 सेल स्टेज में है, उसको क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है इंजेक्शन लगा के, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या किया जाए कि 8 सेल के स्टेज के बाद से अगर क्या किया जाए, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे कि मोरुला स्टेज में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इस जो जाइगोट ये जो है 8 सेल स्टेज के बाद जिसका ट्रांसफर किया गया है, वो जो है उसका ट्रांसफर जो होता है वो यूट्राइन के वाल में, मतलब यूट्रस में ही होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है। Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the females also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। देखिए
इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है गेमिट्स का, मेल गेमिट और फीमेल का गेमिट का, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जो माता जो है वो कन्विंस नहीं कर पाती है, कंसीव नहीं कर पाती है, वो कंसीव कर जाती है। मान लीजिए कि किसी के अंदर अंडा ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि फीमेल, दूसरी जो डोनर फीमेल है उसका क्या किया जाता है, एग लिया जाता है और उसको फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बनता है और उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और फाइनली जो होता है बेबी हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गिव्स गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोड्यूस सुटेबल environment for fertilization and further development is another method attempt। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल सीधे पूछता है, तो वो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें कि क्या किया जाता है कि जो फीमेल क्या करती है, नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन उसके बॉडी में ये तो होता है कि सुटेबल इन्वायरमेंट है उसके बॉडी में, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो दूसरे मदर से या दूसरे डोनर से क्या किया जाता है, उस एग को लिया जाता है और वहाँ पे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और इस तरह से जो होता है आगे कंसीव हो जाता है और बेबी हो जाता है। देखिए इन विवो फर्टिलाइजेशन का अगला एग्जांपल है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवन। Infertility case either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. That is called IUU, intrauterine insemination of the female। देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक दूसरा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है एम्ब्रियो को बनाने का लेबोरेटरी में, जिसमें कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवन में। अब ये क्यों किया जाता है, ठीक है, ये तो बात हो गया। कुछ मेल पार्टनर में क्या होता है कि स्पर्म की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो इसमें क्या, कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ART टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो हेल्थी मेल है उससे क्या किया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है और उसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, फीमेल पार्टनर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे क्या होता है कि फीमेल के फिर कंसीव हो जाती है और फिर आगे बच्चा हो जाता है। इन दिस टेक्निक हाँ ये तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ बता दिया गया। इसमें केवल आप एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इन विवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है तो वो हो जाएगा आपका जिफ्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्राउटेराइन इंसेमिनेशन। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक आर रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। चूँकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन इन सभी टेक्निक में क्या जरूरत है कि जो ये टेक्निक की जा रही है उसमें क्या हो कि जो प्रोफेशनल हो वो क्या हो, डॉक्टर जो है एक्सपर्ट हो और जो देखिए इसमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए और जो इसका खर्चा है वो भी बहुत आता है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। देयरफॉर दिस फैकल्टी आर प्रेजेंटली अवेलेबल in very few countries in the countries. Therefore this faculty are presently available only in the very few centers in the country। ये डॉक्टर जो हैं जो ART करते हैं या IVF वाले हैं ये बहुत महंगे होते हैं और साथ में जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है वो भी बहुत महंगा होता है। इसीलिए ये जो टेक्निक है वो कुछ कंट्रीज में ही अवेलेबल है। 2005 में लिखाया है ये किताब, इसीलिए ये उस समय की मतलब कि पहले की बातें कर रहा है, लेकिन अभी तो हमारे देश में बहुत सारे ये सेंटर खुल गए हैं। तो चलिए, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स। अब जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट जो है वो कुछ लोगों के लिए ही अवेलेबल है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्टेशन ऑफ दिस मेथड। देखिए ART कराने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि भावनात्मक है, रिलीजियस है और सोशल फैक्टर जो है वो भी इन सभी ART से रिलेटेड है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन इन इंडिया, वी हैव सो मैनी orphanage and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of, or law permit legal adoption, and it is as yet one of the best method for couple looking for partnerhood। चूंकि देखिए इन सभी टेक्निक का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि
लड़कापना। तो हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे अनाथालय हैं जहाँ पे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता, बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो लॉ है, वो लीगली क्या करता है, ये कहता है कि क्या कीजिए, अडॉप्ट कर दीजिए चिल्ड्रंस को जो कि पार्टनरहुड मतलब कि माँ बाप बनना चाहते हैं। तो ये था